सो क्लास वेरी गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने टीडीएस पे प्रीवियस क्लास तक के सारे लेक्चर्स को देख लिया होगा और रिवाइज करा होगा ध्यान से, और इतना आप समझ गए होंगे कि टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमाउंट है, मतलब 2,50,000 क्रॉस होना चाहिए टैक्सेबल अमाउंट, सप्लाई नहीं टैक्सेबल सप्लाई, मतलब टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सप्लाई जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2,50,000 से, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है प्लेस। जब भी प्लेस का एक्सटेंशन हो जाए उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जीएसटी का दायरा आ जाता है। मगर आपने देखा कि अगर प्लेस जो है वो अगर चेंज नहीं हो पा रहा है, भले ही जो परचेजर है मतलब रिसिपिएंट उसको यहाँ पे कहा जाएगा वो दूसरे स्टेट का है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में टीडीएस यूज नहीं होगा। इसको और बेहतर कल मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया था, इसको मैं और बेहतर बताता हूं कि किस तरह से आप एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ सकते हैं प्लेस की पोजीशन को। तो क्लास जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है जो कि एग्जाम्पल के थ्रू है। अभी तक का कम से कम आप ये बात तो समझ गए होंगे कि एक परचेजर होता है और एक हमारा सप्लायर होता है, ठीक। तो उसी को ही आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये प्लेस ऑफ सप्लायर। तो ये किसकी बात कर रहा है? सेलर की। सप्लायर मतलब सेलर। जो डेफिनेशन है, जो टर्म है, वो तो सप्लायर ही यूज होगा मगर आपको इजीली समझ में आ जाए। देन स्टेट वेदर द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। ये किससे रिगार्डिंग बात हो रही है? परचेजर की पोजीशन से रिगार्डिंग बात हो रही है। हाँ सर, इतना हमको समझ में आता है। तो बेटा जब तीनों ही चीजें एक हो, तीनों का मतलब ये तीसरा वेरिएबल प्लेस, मतलब सप्लायर जो सेल करने वाला है वो, परचेस करने वाला हो वो, और जो सप्लाई हो रही है वो, सब तीनों जगह एक ही हो। तो पॉइंट नंबर 3 जो दो क्लास पे बताया था वो हो जाएगा और इस जगह पर टीडीएस का स्टेटस लगेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ प्लेस एक है, लखनऊ में सप्लायर रहता है, स्टेट एक है, और जो रजिस्टर्ड है परचेजर वो भी उत्तर प्रदेश में है। और जहां तक मुझे लगता है कि आपको पता ही है कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर हम लखनऊ की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की तो बात हो रही, उसी स्टेट की तो बात हो रही है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कह रहा है कि जब स्टेट तीनों का एक हो, मतलब सप्लायर भी, परचेजर भी, और प्लेस और सप्लाई जहां डिलीवरी हो रही है वो तीनों ही अगर एक है, तो इस कंडीशन में टीडीएस का स्टेटस आ जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अच्छा सर, अगर इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा हो तो उसी डिफरेंस को आपको देखना है कि किस तरीके से। इस डिफरेंस में बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, इस डिफरेंस में प्लेस और परचेजर अगर एक हो जाते हैं, प्लेस और परचेजर, सर ये हमें कैसे याद रहेगा, भूल जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखो ना, पीपी, पी और पी एक साथ स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब पीपी की एक ही स्टेट हो जाए, जब पीपी की एक ही स्टेट हो जाए, भले ही सप्लायर की स्टेट अलग हो, तो ये टीडीएस का पार्ट हो जाएगा। यही बहुत सिंपल सा टर्म आप बस समझ सकते हैं कि प्लेस और परचेजर दोनों जब सेम स्टेट में दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर टीडीएस हो जाएगा। सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ बेटा हो सकता है उल्टा, कि जब सेलर और उसका प्लेस एक हो, तो बेटा ये देखो सेलर और प्लेस एक है मतलब ये एसपी हो रहा है। मैंने पीपी एक साथ बताया था ना कि दोनों एक साथ हो जाए तो ही आप उसके टीडीएस के पार्ट में उसको रखेंगे। और यहां पर देखिए दोनों एक नहीं है,
तो जिस समय प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई भले ही एक हो, मतलब दोनों ही दिल्ली दिल्ली हैं, परचेजर अगर दूसरी स्टेट का है तो ये आपके लिए इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी और वो दिल्ली के लिए माना जाएगा। सर ये दिल्ली के लिए कैसे माना जाएगा? तो समझो बेटा कैसे माना जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। जो परचेजर है वो कहाँ रह रहा है? सर वो हरियाणा में रह रहा है। गुड्स कहाँ आपने सेल किए? दिल्ली में सेल किए हैं। तो बेटा दिल्ली से हरियाणा गुड्स उड़ के तो नहीं चले गए होंगे। उस गुड्स को लेने के लिए इसको हरियाणा में एंट्री करनी पड़ी होगी कि नहीं करनी पड़ी होगी? हाँ सर, इसका मतलब है कि जो परचेजर है वो भी यहीं पर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, वो भी यहीं आ गया। तो इसका मतलब है कि सेलर भी दिल्ली का, प्लेस भी दिल्ली का, परचेजर भी दिल्ली का, मतलब तीनों एक ही जगह पर आ गए कि नहीं आ गए? हाँ सर। अरे तो जब तीनों एक ही जगह आ गए तो पहले वाली कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर, ये तो वही बात हो गई। तो बेटा इसीलिए जो फर्स्ट वाली कंडीशन है तो उसको देखिए इंट्रा स्टेट बोला गया कि नहीं बोला गया, और ये थर्ड वाली कंडीशन में भी ये इंट्रा स्टेट है कि नहीं? डायरेक्टली नहीं है मगर इनडायरेक्टली ये इंट्रा स्टेट ही है, क्योंकि सेलर की शर्त ये है कि हम दिल्ली में गुड्स देंगे, तो दिल्ली में गुड्स डिलीवर करेगा तो परचेजर को दिल्ली आकर के गुड्स को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? उड़ के तो पहुंच नहीं जाएगा। तो रजिस्टर्ड जो है भले ही वो बाहर हो तो ये माना जाएगा, ये माना जाएगा डीम्ड, माना जाएगा कि परचेजर दिल्ली में आया और उसने आकर के गुड्स को यहां पर रिसीव कर लिया। तो तीनों चीजें एक हो गई। ये वर्ड यूज हो गया काहे का? इंट्रा स्टेट का। तो सर यहाँ इंट्रा स्टेट तो वर्ड यूज हो रहा है, तो पहले वाले में तो टीडीएस लगा था मगर इसमें टीडीएस नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? बेटा इसी वजह से टीडीएस यहाँ पर नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पर माना गया है जब बल्कि ये बंदा दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, इस वजह से नो। तो सर क्या इसको हम लोग ध्यान में रख लें? यस बेटा, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख लेना है कि जब कभी भी सेलर और परचेजर दोनों अलग अलग जगह पे हो जा रहे हैं तो यहां पर आपको टीडीएस वर्ड यूज नहीं करना है। अब सेकंड पॉइंट को भी एक बार ध्यान समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट पे सेलर और प्लेस देखिए दोनों अलग अलग हो गए। ये थर्ड पॉइंट को समझाने के लिए मैं सेकंड पॉइंट आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड में है और यहां पर जो सेलर है, किसकी बात मैं कर रहा हूं? सेलर की। सेलर दिल्ली में है, परचेजर अपनी जिद पे लगा हुआ है कि हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। तो गुड्स डिलीवर करने के लिए अब ये यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो गुड्स जो डिलीवर किए गए हैं वो उत्तराखंड में किए गए कि नहीं गए? इसीलिए देखो देहरादून लिख दिया गया कि नहीं लिख दिया गया? तो जब कभी भी प्लेस और प्लेस एक हो जाए, जब कभी भी प्लेस एक हो जाए, प्लेस और परचेजर, प्लेस और परचेजर, तो क्या होना चाहिए? जब प्लेस और परचेजर एक हो जाएं, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लेस और परचेजर एक हो जाएं मगर परचेजर जो है वो फिक्स्ड हो, परचेजर फिक्स्ड हो, परचेजर अपनी जगह से ना हिला हो। क्योंकि यही सेम चीज देखो यहां भी पीपी एक है कि प्लेस और परचेजर एक है, तो प्लेस और परचेजर एक तो हो मगर पीपी फिक्स्ड हो, मतलब कौन फिक्स्ड हो? परचेजर फिक्स्ड हो। तो परचेजर के पास अगर प्लेस चल के जाएगा तो वो आईजीएसटी का पार्ट हो जाएगा और उसके ऊपर टीडीएस लगेगा, मगर जब प्लेस पर चल के परचेजर खुद जाएगा तब उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। सर एक बार इसको थोड़ा सा और बता दें तो समझिए बेटा, इसको एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। हम कंसीडर करते हैं किसको? परचेजर को, ठीक है। जो परचेजर है इसके दो पार्ट कर देते हैं। एक, जब परचेजर अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और परचेजर फिक्स्ड है। दूसरे में परचेजर वेरिएबल चेंज कर लेता है, ठीक। तो जिस समय परचेजर फिक्स्ड है, जब परचेजर फिक्स्ड है
तो इस हालत में जो प्लेस होगी वो परचेजर के पास जाकर के बनेगी कि नहीं बनेगी? प्लेस चल के आएगी। और दूसरी कंडीशन, प्लेस अपनी जगह फिक्स्ड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो परचेजर है वो चल करके प्लेस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां पर परचेजर आ जाएगा। कहने के लिए दोनों कंडीशन ऐसी हैं कि यहां पर पीपी साथ हैं, यहां पर भी पीपी साथ हैं। पीपी मतलब परचेजर और प्लेस दोनों साथ हैं, मगर डिफरेंस है, यहां पर जो पीपी है वो किसकी वजह से साथ हैं? वो परचेजर की वजह से साथ हैं, क्योंकि परचेजर फिक्स्ड है। क्लियर? और यहां पर प्लेस फिक्स्ड है। क्लियर क्लास? तो जब कभी भी परचेजर और प्लेस एक साथ हो और प्लेस चल करके परचेजर के पास पहुंच जाए, तो ऐसी हालत में सब कुछ यस होगा। जब प्लेस ही बदल गई, जगह ही बदल गई, तो बेटा टीडीएस लग जाएगा और यस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लेस को चल करके जाना है, जगह को बदल करके जाना है, तब टीडीएस लगेगा। और जब प्लेस फिक्स है और प्लेस नहीं बदल रही, जब बल्कि परचेजर अपनी जगह को शिफ्ट करके दूसरे प्लेस पर आ रहा है, तो यहां पर टीडीएस जनरेट नहीं होगा। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, वो यही बात होगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जब प्लेस फिक्स्ड हो। मैं फिर से यहां पे रिपीट कर दे रहा हूं, जब परचेजर फिक्स्ड है, परचेजर अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सेलर ने जाकर के परचेजर के ही स्टेट में सेल किया है, भले ही सेलर जो दूसरे स्टेट का हो। तो प्लेस ने अपनी जगह बदली और वो परचेजर के पास जाकर के रुक गया। तो जब प्लेस जाकर के परचेजर के पास रुक गया, तो यहाँ टीडीएस जनरेट हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट बात करते हैं कि परचेजर कुछ नरम दिल का पड़ गया और वो खुद ही जाकर के वो दूसरी प्लेस पे चला गया, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। क्लियर? जिस समय सेलर नरम दिल का पड़ जाए और सेलर खुद जाकर के गुड्स सेल करे, जिस समय सेलर, ध्यान दीजिएगा, मैं सब कुछ लिंकअप करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सेलर कौन अल्फाबेट से शुरू होता है? सर एस से। सेलर जो है वो नरम पड़ जाता है और सेलर जो है वो अपनी प्लेस को चेंज कर देता है। सेलर अपनी प्लेस को बेटा चेंज कर रहा है, सेलर एग्री करता है, सेलर यस करता है कि हम अपनी प्लेस चेंज कर देंगे। फिर से देखो, मैं इसमें यस उठा रहा हूं, सेलर में से यस उठाया, प्लेस में से यस उठाया, प्लेस बदलने को यस है, प्लेस बदल रहा है, यस है। तो जब प्लेस भी यस हो रहा है और परचेजर के पास पहुंच रहा है, तो यहां पे टीडीएस आ जाएगा। देखो टीडीएस से फिर से ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? तो लॉन्ग रन तक का तुम्हें याद रहे, इसलिए मैंने तुमको बता दिया कि आप इस ट्रिक को ध्यान में रख सकते हैं। जब सेलर नरम पड़ा तो कंफ्यूजन ना हो कि परचेजर नरम पड़ा। अगर सेलर नरम पड़ा तो सेलर से एस उठा लिया, प्लेस भी चेंज हो रहा है, प्लेस भी यस हो रहा है कि प्लेस ने यस कर दिया, हम चेंज कर लेंगे, तो यहां से भी यस उठा दिया। तब जब आप परचेजर के पास पहुंचेंगे तो टीडीएस, देखो एस जनरेट हो रहा है, टीडीएस लग जाएगा। मगर जिस समय सेलर ने नो बोल दिया, जब सेलर ने नो बोल दिया तो प्लेस ने भी नो बोल दिया, तो अब तो यस नहीं हो रहा ना, एस यस 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 कहीं से नहीं आ रहा, तो परचेजर चल के आ रहा है, तो टीडीएस नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक का आपको कुछ टेक्निक्स काम आ रही होंगी, और यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने टीडीएस जो है वो क्यों नहीं चार्ज किया, जब बल्कि ये दोनों आमने सामने थे। अब सिंपल सी बात बस आप समझ गए हैं कि परचेजर ने अपनी जगह बदल दी तो टीडीएस नहीं लग रहा, परचेजर प्लेस पे चला गया, और जिस समय सेलर ने यस 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 कर दिया तो यस टीडीएस, यस 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 टीडीएस, इसलिए वहां पे टीडीएस
लग जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सेलर यहां पर मान लिया जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। अभी तक तुम समझ गए कि टैक्स कब लगेगा। अब हम बात करते हैं कि टीडीएस हमारा किस समय नहीं लगेगा। When tax deduction is not required। अब टीडीएस बेटा हमारा कब नहीं लगेगा, हम इसकी बात करते हैं। सर एक तो हम लोगों को पता है 2,50,000, तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है। When the total taxable value of supply in a contract does not exceed 2,50,000 या इक्वल भी है तो। दूसरा है जब इन दोनों को जोड़ करके दोनों ही कंटेंट दिए हो और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख, और तब भी 2.5 लाख से ज्यादा ना हो, चाहे टैक्सेबल सप्लाई अकेले 2.5 लाख से ज्यादा ना हो, चाहे नॉन टैक्सेबल को टैक्स फ्री को लेकर के भी वो 2.5 लाख से ज्यादा ना हो, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। दो पॉइंट सिंपल थे। थर्ड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच फॉल अंडर द टैक्स फ्री कैटेगरी। यहां पे सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक। फोर्थ, सप्लाई ऑफ गुड्स। सर यहां पे तो खाली इसकी बात हो रही है, दोनों को एक भी रख सकते थे, यस दोनों एक हो सकते थे, मगर आपको समझाने के लिए कि सप्लाई को एक अलग ढंग से समझाया, एक बार गुड्स को अलग ढंग से समझाया गया। ये कैटेगरी ही जो है इनकी फ्री कैटेगरी की थी। और सर किस कंडीशन में नहीं यूज किया जा सकता टीडीएस, अब हम कब चार्ज नहीं करेंगे, आइए पॉइंट नंबर 5, 6, 7 कुछ इसी तरीके से एक एक बढ़ बढ़ के देख लेते हैं। क्या कहता है पॉइंट नंबर 5, द गुड्स विच डू नॉट फॉल अंडर द जीएसटी एक्ट। बात ही खत्म, जो जीएसटी एक्ट पे नहीं है। आपको पता है कि पेट्रोलियम जीएसटी में नहीं आता, क्रूड पेट्रोलियम है वो नहीं आता, हाई स्पीड डीजल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, एविएशन टरबाइन फ्यूल नहीं है, अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन लीकर आजकल खूब ओपन हो रहा है कोरोना पीरियड में, अगर इस सब के लिए है तो टीडीएस इसके ऊपर नहीं लगता। पॉइंट नंबर 6, एक डेट आपको याद रखनी है, 1 जुलाई। इफ एन इनवॉइस वाज इशूड बिफोर 1 जुलाई 2017 बट द पेमेंट हैज मेड आफ्टर, पेमेंट अगर उसके बाद मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस एक्ट के इंप्लीमेंट होने से पहले की ही बात हो गई। और अगर सर पैसा भी 1 जुलाई 2017 से पहले मिल गया तो तब तो बेटा जीएसटी का दायरा ही नहीं था ना, तब तो बात ही खत्म। दायरा तो तब आ रहा है कि जब जो है ऑर्डर पहले था और पेमेंट बाद में मिला। 7 पॉइंट, व्हेन द प्लेस ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सेम स्टेट। मैंने क्या बताया, प्लेस ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट, मतलब सेलर नो कर रहा है, प्लेस भी नो कर रहा है, यस यस नहीं, यस 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 होता टीडीएस हो जाता। देन पॉइंट नंबर 8, ऑल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। सर इसको रट लें, ये फैक्ट बेस्ड है तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में था, कोई अमाउंट मिलता है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 9 है पेमेंट ऑफ दोज इनवॉइस व्हिच आर रिलीज्ड बिफोर 1/10/2018। ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर पेमेंट की बात हो रही है इनवॉइस की। देन 10, व्हेन सम अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर, फिर आपके पास 1/10/2018 है, बट द इनवॉइस इशूड ऑन आफ्टर 1/10। सर ये 1/10 क्यों ले रहे हैं 2018, चेंजेस थे उस वजह से इस डेट को इंप्लीमेंट किया गया है, जो आपको याद रखना है। तो डेट वाइज दो ही चीजें आपको याद रखनी है, एक तो यहाँ पर इंप्लीमेंट ही हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और ये डेट आपको याद रखनी है। मैं समझता हूँ कि डेट बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो 10 तक के पॉइंट तो आप इजिली कवर अप कर लेंगे। बहुत जल्दी क्लास खत्म करते हैं, घबराइए नहीं, थोड़े से पॉइंट बचे हैं। 11, 12, 13। 11 कहता है व्हेन द रिसिपिएंट मतलब परचेजर जो डिडक्टी है इज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। सब कंडीशन तो है, मगर अगर रिवर्स चार्ज लगा हुआ है, रिवर्स चार्ज मैंने अलग से पूरी एक क्लास बताई है, कई इसके ऊपर लेक्चर हुए हैं, ऐसी कंडीशन में टीडीएस नहीं लगेगा। देन 12th, इफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर आर बीइंग पेड, अनरजिस्टर्ड है और उसको पे करना है और वो रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, हल्का सा अंतर है, अगर आप रिवर्स चार्ज की क्लास को पढ़ लेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। 13, इफ द पेमेंट इज ओनली रिलेटेड टू सेस, ओनली रिलेटेड,
इस पेमेंट में सिर्फ से ही लगना है, बाकी कुछ नहीं। 14 when there are more than one contract and each contract is supply of goods is not exceeding। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और लास्ट में देखो पॉइंट उसी के ऊपर खत्म कर दिया कि 2.5 लाख से तो ज्यादा है मगर कॉन्ट्रैक्ट एक से ज्यादा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक से ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो फिर से इस लाइन को पढ़ के देख के समझ लीजिए। When there are more than one contract and each contract is for supply of taxable goods and services value not exceeding 2,50,000। तो शर्त ही स्टार्टिंग में यही थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा वैल्यू हो। सर कुछ ऐसा तो याद नहीं आ रहा, ठीक है चिंता ना करिए, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन और शर्त दिखाता हूं। देखो पॉइंट नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, when the total taxable value of supply in a contract, ठीक है। तो यहां पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी जो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो इसी कंडीशन पे हम लोग जो हैं वो टैक्स डिडक्शन नहीं करेंगे। हेडिंग ये दे रखी है ना, when tax deduction is not required। तो इस कंडीशन में हम लोग टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं करेंगे। और तो और किस कंडीशन में फिर हम टैक्स को सर डिडक्ट करेंगे वो भी मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं। जो सबसे पहले आपने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था जिसके ऊपर एग्जाम्पल 3 क्लास पहले करा, जिन लोगों ने नहीं किया वो पहले वाली क्लास को कर लेंगे। तो यहां से आपको मैंने पढ़ाना शुरू किया था और ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, नंबर 1, बाकी सब एक्सप्लेनेशन है। When the value of taxable supply under a single contract, देखो आ गया ना सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, यहीं से स्टोरी शुरू हुई थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो और 2.5 लाख से ज्यादा हो तब होगा, और लास्ट में 14 पॉइंट पे खत्म हो गया। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा उस पे देख लिया कि टैक्स कब रिक्वायर्ड है। तो जब टैक्स रिक्वायर्ड है, देखिए आपने कैसे पढ़ा है, पहले आपने टैक्स रिक्वायर्ड पढ़ा, टैक्स रिक्वायर्ड के अंदर आपने 2 पॉइंट पढ़ लिए, फिर इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया, ठीक। इसके बाद में कब उसको चार्ज नहीं किया जाएगा उसके अंडर में आपने 14 पॉइंट पढ़ लिए। इतना टॉपिक आपने टीडीएस में अभी तक का पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेके। अगली क्लास से मैं थोड़े से प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।